जय हिंद। देखिए साइकोलॉजी की जो हमारी सीरीज चल रही थी नोट्स वाली, और ये जो नोट्स हैं अजय चौधरी सर के हैं जो कि काफ़ी अधिक कारगर साबित हुए हर एग्ज़ाम के अंतर्गत। अभी लेटेस्ट जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम का विज्ञापन जारी हुआ है, इसका जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी आपको मनोविज्ञान के इन नोट्स से एक प्रश्न भी बाहर नहीं मिलेगा। ये मेरा विश्वास कह रहा है, क्योंकि मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं उसमें मेरा जो स्कोर रहा है मनोविज्ञान में वो अच्छा रहा है, इसीलिए मैं एक कह पा रहा हूँ। इसके अलावा चाहे रीट का एग्ज़ाम होगा या फिर सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा, उनमें भी मनोविज्ञान की हमारी ये सीरीज़ काफ़ी अधिक फ़ायदेमंद साबित होगी। तो आप चाहें तो अजय चौधरी सर के ये नोट्स नोट डाउन कर सकते हैं। इससे पहले हमने 2-3 क्लासें ले ली है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं वाला, ये हम देखने वाले हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व विकास का एक बड़ा जो निर्धारक है वो है लैंगिक मूल प्रवृत्ति, जिसके शक्ति बल को उन्होंने लिबिडो कहा है। मनोलैंगिक विकास की इनके द्वारा 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। मानव विकास का मुख्य बल लैंगिक मूल प्रवृत्ति होता है, जो प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों में कामुकता क्षेत्र यानी इरोजीनियस जोन से होकर विकसित होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इनके द्वारा जो 5 मनोलैंगिक अवस्थाएं बताई गई है विकास की, तो वो देखते हैं। सबसे पहले है ओरल स्टेज मुखावस्था, सेकंड है अनाल स्टेज गुदावस्था, थर्ड है लिंग प्रधान अवस्था या फिर लैंगिक अवस्था फैलिक इसे इंग्लिश में कहते हैं, सुप्तावस्था और अव्यक्तावस्था लेटेंसी, और सबसे लास्ट में इन्होंने बताई है जननेंद्रिय अवस्था जेनिटल। तो इन 5 के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं और यहाँ से प्रश्न बनते हैं। काफ़ी शानदार मैटर सर के द्वारा लिखाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस कॉलम में तो अवस्थाएं दे रखी है। इसमें इन अवस्थाओं की आयु जो पीरियड रहता है वो वाला दे रखा है। लिबिडो का केंद्र दे रखा है, मुख्य विकास और फिक्सेशन स्थिरीकरण, तो ये हम देखने वाले हैं। देखिए जो प्रथम अवस्था है मुख्य अवस्था, इसका टाइम पीरियड माना जाता है जन्म से लगाकर 1 वर्ष तक। लिबिडो का केंद्र इसके अंतर्गत रहता है मुंह, जीभ और होठ, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें भी जो सबसे प्रमुख है वो है मुंह, ठीक है। इसके अंतर्गत किसका विकास हो जाता है, तो स्तनपान छूटने का विकास इस अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। और फिक्सेशन स्थिरीकरण होता है, धूम्रपान, अत्याहार, इन चीज़ों का हमें उस बच्चे के बारे में पहले ही पता चल जाता है कि बच्चा आगे चलकर किस प्रकार के कार्य करेगा। अत्याहार मतलब अधिक आहार करने की उसमें प्रवृत्ति होगी, या फिर बच्चा धूम्रपान करेगा या नहीं करेगा, ये इस एज से हमें पता चल जाता है। सेकंड है गुदी अवस्था, टाइम पीरियड 1 वर्ष से लगाकर 3 वर्ष। इसमें लिबिडो का केंद्र होता है गुदा, और इसके अंतर्गत बच्चों के अंतर्गत एक मुख्य विकास हो जाता है, वो होता है टॉयलेट ट्रेनिंग का। और ये जो अवस्था होती है वो अव्यवस्थित अवस्था मानी जाती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। थर्ड नंबर जो अवस्था है वो है लैंगिक अवस्था। इसका टाइम पीरियड 3 से लगाकर 6 वर्ष की आयु तक रहता है, और लिबिडो का केंद्र लैंगिक जो अंग है ये इसके अंतर्गत रहते हैं। और इसके अंतर्गत जो प्रमुख चीज़ें वो है, एक है ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियों का समाधान इस अवस्था के अंतर्गत हो जाता है, यानी 3 से 6 वर्ष की उम्र तक। तो इनके बारे में भी हम देखने वाले हैं, इन दोनों ग्रंथियों के बारे में। और स्थिरीकरण इसके अंतर्गत क्या है, फिक्सेशन में यौन रोग या यौन अक्षमताएं, ये भी उस बच्चे के बारे में हमें इस अवस्था से पता चल जाती हैं। फोर्थ नंबर पर है सुप्तावस्था। इसका टाइम पीरियड है वो है 6 से लगाकर 12 वर्ष, और इसमें लिबिडो का केंद्र कोई भी नहीं होता है। इसके अंतर्गत रक्षा जो प्रक्रम है उनकी उत्पत्ति होती है। जो हम समायोजन की रक्षा की युक्तियाँ पढ़ते हैं ना, वो वाली यहाँ पर रक्षा प्रक्रमों की उत्पत्ति होती है इस अवस्था के अंतर्गत 6 से 12। सुप्तावस्था इस अवस्था का नाम है, और इसके अंतर्गत फिक्सेशन कोई नहीं, और 5वीं अवस्था के अंतर्गत भी फिक्सेशन में कुछ भी नहीं है। जननेंद्रिय अवस्था 12 वर्ष के बाद में, ठीक है, इसका टाइम पीरियड माना जाता है, और लिबिडो का केंद्र लैंगिक अंश, ठीक है, और पूर्ण लैंगिक परिपक्वता इस अवस्था के अंतर्गत आ जाती है। इसके अंतर्गत देखिए आपको ये अवस्थाओं का आयु पीरियड जरूर ध्यान रखना है, और
लिबिडो का केंद्र और मुख्य विकास। यहाँ से एग्जामों के अंतर्गत डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं कि बच्चे के टॉयलेट ट्रेनिंग का विकास फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। रक्षा प्रक्रमों की उत्पत्ति किस अवस्था तक हो जाती है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। गुदी अवस्था, सुप्तावस्था, जननेंद्रिय अवस्था, ये सारी। अब हम सभी अवस्थाओं को डिटेल में देखते हैं। प्रथम अवस्था यहाँ पर ये दे रखी है मुखावस्था या फिर मुख चूषण अवस्था। इसे इंग्लिश में ओरल स्टेज कहते हैं। देखिए हिंदी में और भी कोई अलग नाम आ सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको केवल यही नाम देखने को मिलेगा, तो इंग्लिश वाला आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। मनोलैंगिक विकास की प्रथम अवस्था है ओरल स्टेज। जन्म से करीब 1 या फिर 1.5 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है मुखावस्था का। इसमें कामुकता का जो केंद्र होता है वो होता है मुंह। ये आप ध्यान रखिएगा, प्रमुख मुंह है, बाकी जीभ, होठ ये तो है ही है इसके अंतर्गत। मुंह द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं जैसे चूसना, सकिंग, निगलना, स्वेलोइंग, जबड़े से कोई चीज़ दबाना आदि, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी आती हैं मुखावस्था के अंतर्गत। आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, एग्जामों के अंतर्गत इसी प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। सिर्फ ओनली आपको ये वर्ड देंगे, चूसना, निगलना और जबड़े से कोई भी चीज़ चबाना, ये किस अवस्था के अंतर्गत शामिल है, तो फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत, ओरल स्टेज के अंतर्गत। देखिए जो ओरल स्टेज है सिगमंड फ्राइड की, इसके अंतर्गत इन्होंने इसको 2 उप अवस्थाओं के अंतर्गत बांटा है। एक मुखीय चूषण अवस्था और एक है मुखीय काटना अवस्था। ओरल सकिंग स्टेज एंड ओरल बाइटिंग स्टेज। तो जन्म से 6 माह तक तो ये अवस्था है, और मुखीय काटना अवस्था ये है 6 से लगाकर 18 माह तक। इसमें क्या होता है, दांत बढ़ते हैं और बच्चा दांतों से काटने लगता है। तो ये 2 प्रमुख स्टेज हैं, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत 2 सब स्टेज हैं। अब इसके अंतर्गत फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत ही बच्चे के आगामी जो उसके अंतर्गत किस प्रकार का व्यक्तित्व विकसित होने वाला है उसके बारे में पता चलता है। तो 2 प्रकार का व्यक्तित्व विकसित होता है। एक तो होता है मुखीय निष्क्रिय व्यक्तित्व, एक होता है मुखीय आक्रामक व्यक्तित्व। तो जो मुखीय निष्क्रिय व्यक्तित्व वाले बच्चे होते हैं, ये बच्चे जो हैं आगे चलकर भविष्य में आशावादी व दूसरों पर अधिक विश्वास करने वाले होते हैं। और जो मुखीय आक्रामक व्यक्तित्व वाले जो बच्चे हैं वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर अत्यधिक प्रभुत्व तथा उनका शोषण भी करते हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं ना, तो उनका जो व्यक्तित्व होता है वो होता है मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व, और आशावादी और अधिक विश्वास वाले जो बालक होते हैं उनका जो आगे व्यक्तित्व में जो विकास होता है वो होता है मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्तित्व का। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोनों। आगे यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखते हैं गुदावस्था या फिर मूत्र मार्गीय अवस्था। इसे एनल स्टेज कहा जाता है। ये जो अवस्था है ये 1 या 1.5 वर्ष से लगाकर 3 वर्ष तक चलती है। इसमें कामुकता का जो केंद्र होता है वो होता है गुदा क्षेत्र। मलमूत्र त्यागने से संबंधित क्रियाओं से लैंगिक सुख की प्राप्ति बच्चों के अंतर्गत होती है। इस अवस्था में अधिक या कम उत्तेजना होने से वयस्क अवस्था में 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। अब इसके अंतर्गत भी देखिए 2 प्रकार के व्यक्तित्व विकसित होते हैं, और ये हमें बच्चों के अधिक और कम उत्तेजना से पता चलता है। अब देखिए यहाँ पर इन 2 प्रकार के व्यक्तित्व को हम देखते हैं। फर्स्ट है गुदा आक्रामक व्यक्तित्व, जिसे इंग्लिश में एनल एग्रेसिव पर्सनालिटी कहते हैं। सेकंड है गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व, एनाल रिटेंटिव पर्सनालिटी। तो जो गुदा आक्रामक व्यक्तित्व वाले बच्चे हैं उनके अंतर्गत ये विशेषता पाई जाती है: क्रूरता, विनाशिता, विद्वेष, क्रमहीनता। और गुदा धारणात्मक व्यक्तित्व वाले बच्चों के अंतर्गत हट, कंजूसी, क्रमबद्धता और समयबद्धता या फिर समयनिष्ठा की प्रधानता पाई जाती है। तो ये 2 प्रकार के व्यक्तित्व है, इनकी विशेषता आप ध्यान रखिएगा। थर्ड स्टेज की ओर चलते हैं। थर्ड स्टेज है फैलिक स्टेज यानी लिंग प्रधान अवस्था। इसका टाइम पीरियड है 3 से लगाकर 6 वर्ष तक। कामुकता क्षेत्र गुदा से हटकर यौन अंगों से में स्थापित हो जाता है। बालक बालिकाएं अपने यौनांगों में निहित अंतरों को पहचानने लगते हैं।
ठीक है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों की यहाँ पर ये बात चल रही है। इस अवस्था में लड़कों में मातृ मनोग्रंथि जिसे ऑडिपस कहा जाता है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, तथा लड़कियों में पितृ मनोग्रंथि इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स विकसित होता है। तो ये देखिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार के एग्जाम में प्रश्न आए हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा। ऑडिपस और इलेक्ट्रा। ऑडिपस के अंतर्गत में लड़का जो है अचेतन रूप से अपनी माता से लैंगिक प्रेम की इच्छा करता है, वह पिता से घृणा करता है। तो ऑडिपस का मतलब ये है, और इलेक्ट्रा का मतलब है इलेक्ट्रा ग्रंथि के अंतर्गत जिसे पितृ मनोग्रंथि कहा जाता है, में लड़की अचेतन रूप से पिता से लैंगिक प्रेम की इच्छा रखती है, वह माता से घृणा करती है। तो ये है इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथि, मनोग्रंथि। इन मनोग्रंथियों का सफलता पूर्वक समाधान होने से बालक में नैतिकता का विकास होता है। इन मनोग्रंथियों के समाधान के लिए 2 कारक उत्तरदायी होते हैं। आगे हमने सुपर ईगो के बारे में तो पढ़ा था, जिसका टाइम पीरियड 5 से 6 वर्ष माना गया है। इस अवस्था का टाइम पीरियड भी यही है, 3 से लगाकर 6 वर्ष, और जब तक बच्चा 6 वर्ष तक का होने लगता है उस समय तक इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथियों का जो समाधान है वो सफलतापूर्वक होने लगता है। तो ये जो इसके लिए जो 2 उत्तरदायी कारक हैं वो इसमें एक है सुपर ईगो और एक है आइडेंटिफिकेशन यानी तादात्मीकरण। इसे हम समायोजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब 4th अवस्था इनके द्वारा जो बताई गई है वो बताई गई है अव्यक्ता अवस्था। इसका टाइम पीरियड इनके द्वारा जो बताया गया है वो बताया गया है 6-7 वर्ष से लगाकर 12 वर्ष तक। इस अवस्था में कोई कामुकता का केंद्र क्षेत्र विकसित नहीं होता है, लैंगिक इच्छाएं भी सुप्त हो जाती हैं। इस अवस्था में लैंगिक इच्छाओं का उदात्तीकरण यानी सब्लिमेशन, उदात्तीकरण के बारे में भी हम समायोजन के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो लैंगिक इच्छाओं का उदात्तीकरण होता है, अर्थात लैंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार की अलैंगिक क्रियाओं जैसे शिक्षा है, चित्रकारी है, खेलकूद है आदि के रूप में विकसित होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन सी अवस्था में, मनोलैंगिक विकास की कौन सी अवस्था में बच्चों के अंतर्गत अधिक रुचि शिक्षा, चित्रकारी, खेलकूद के अंतर्गत होती है, तो वो है अव्यक्ता अवस्था, 4th स्टेज। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। 5th नंबर जो सबसे अंत में है जननेंद्रिय अवस्था या फिर जनन अवस्था, जिसे जेनिटल स्टेज भी कहा जाता है। मनोलैंगिक विकास की यह अंतिम अवस्था है जो किशोर अवस्था के आगमन यानी 12-13 वर्ष से प्रारंभ होकर चलती रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है। नोट, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये चीज़ें, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, उसको नोट के रूप में लिखा गया है। फ्रायड ने प्रथम 3 अवस्थाओं को प्रथम 5 वर्ष तक, ठीक है, 1 से लगाकर 5 या फिर 6 वर्ष तक अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। तो ये फैक्ट आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए नार्सिसिज्म क्या होता है, नार्सिसिज्म के बारे में भी एग्जामों के अंतर्गत, शायद रीट एग्जाम के अंतर्गत एक बार प्रश्न बना था। नार्सिसिज्म का नॉर्मली अर्थ होता है आत्म प्रेम। फ्रायड के अनुसार शेषावस्था में जो शिशु है वो स्वयं से प्रेम करता है, अपने शरीर से ही लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। तो ये जो परिभाषा है ये है नार्सिसिज्म की परिभाषा। नार्सिसस एक ग्रीक राजकुमार था, ये आप ध्यान रखेंगे तो भी ठीक है, अदरवाइज ना रखेंगे तो भी ठीक है। बाकी नार्सिसिज्म क्या होता है इसकी ये परिभाषा आप जरूर ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इससे पहले वाली जो हमने क्लासेस ली है वो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल को विजिट करके उसको देख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।